नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। दोस्तों, बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का इतिहास देख रहे थे। हम लोग मौर्य काल तक देख लिए थे। उसके बाद हम लोग शुंग काल देखेंगे, गुप्त वंश देखेंगे और उसके बाद पाल वंश देखेंगे इस वीडियो में। और ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। फटाफट इन 10 डेज में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। करंट अफेयर्स भी बिहार से रिलेटेड जल्द ही आएगा, और भी जितने सब्जेक्ट हैं इन 10 डेज में बिल्कुल धुआंधार जो है क्लास आपको मिलेगी। तो आप लोग फटाफट वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर मैप पूरा बिहार का आपको बताया गया है। एरियाज आपको इधर सबसे इधर में सबसे इस तरफ में जो बिल्कुल एकदम से बॉर्डर हैं वो आपको यहाँ से जानते रहना है। बाकी फर्स्ट वीडियो में आप जाएंगे तो सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बताया गया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुंग वंश से। मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, तो ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? उसका सेनापति था। तो उसने बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में मगध का शासक बन गया। उसकी उपाधि क्या थी? तो उसकी उपाधि थी सेनानी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके पुरोहित कौन थे? इसके पुरोहित थे पतंजलि, ठीक है, जो कि योग विद्या के जाने माने जाते हैं। उसके बाद उसका पुत्र आता है अग्निमित्र, जो कि शासक बनता है। और इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने लिखी है मालविकाग्निमित्रम नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मालविकाग्नि मित्र, ये किसकी रचना है? ये कालिदास की है। और किस पर है? अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी ये लव स्टोरी है, ठीक है। देवभूति इस वंश का क्या होता है? वो अंतिम शासक होता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हम लोग देखेंगे कौन था? बृहद्रथ था। उसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति होता है, ठीक। चलिए, बीच में आता है कर्म वंश, छोटा सा। तो देवभूति के जो मंत्री होते हैं बसुमित्र, तो बसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी और उसने कर्म वंश की नींव डाली थी। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद कुषाण वंश आता है, जो कि काफी फेमस होता है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले लिया था। कुषाण कालीन जो नागार्जुन है, वो नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध क्या थे? रसायन विद थे। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कि बीकर, हम लोग जानते हैं बीकर का प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ? प्रयोगशाला में। तो इसका आविष्कार किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। तो नागार्जुन किसके समय में थे, किसके कार्यकाल में थे? तो कुषाण कालीन थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के बाद तो वो खैर उतना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है वो आता है पूरा का पूरा गुप्त वंश। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, बहुत फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कुमार गुप्त का विलफंड स्तंभ लेख और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, इसके आधार पर निष्कर्षता है जो इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है, वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है श्री गुप्त को, ठीक है। किसको माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है, जिसकी उपाधि क्या थी? उसकी उपाधि थी महाराज, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी हुआ फिर घटोत्कच। तो ये सब सीरीज वाइज से हैं, आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त पहला शासक था जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम, तो महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने हासिल की थी? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने हासिल की थी। उसने जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ में उसने विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अपने राज्याभिषेक, यानी कि उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 319 ईस्वी। इसी के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी उसके राज्य में शामिल थे। किसके? कुमारगुप्त प्रथम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला जो शासक होते हैं वो आता है समुद्रगुप्त। तो अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम और सर्वराजोच्छेदता आदि की उपाधियां प्रदान की गई हैं। तो ये जो इसकी उपाधियां हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, खास करके बीपीएससी में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। इतिहासकार जो स्मिथ हैं, इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? इतिहासकार स्मिथ ने कहा था।
उत्तरापथ के जो द्वितीय अभियान थे, उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में उसने 9 राजाओं को विजित किया था। दक्षिणापथ के अभियान में कुल 12 राजाओं को विजित किया था। तो उत्तरापथ में कुल 9 और दक्षिणापथ में कुल 12 राजाओं को विजित किया था। दक्षिणापथ जो अभियान था उसमें विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया था। उसकी नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है, ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह की नीति पर आधारित थे। तो जो दक्षिण के क्षेत्र थे उस पर केवल अपना अधिराजत्व का दावा किया था, यानी उस पर वो डायरेक्ट अपने राज्य में उसको नहीं मिलाया था। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और उसके संधि बृहृहक एवं राजकवि हड़फेड़ ने लिखा था। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है जो कि बहुत फेमस है, इसको लिखा कौन था? तो ये हरिफेन ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको भी एक और ध्यान में रखना है। इसके बाद रामगुप्त आते हैं, इनको देखते हैं। तो इसकी ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। रामगुप्त की बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय अगेन फिर काफ़ी फेमस होते हैं। इन्हें देवराज, देवगुप्त और देवश्री, विक्रमादित्य आदि उपाधियों से जाना जाता है। तो जो हम विक्रमादित्य के नाम से जो फेमस हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं विक्रमादित्य के नाम से। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। दिल्ली के जो महरौली स्थित लौह स्तंभ लेख है उस पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है। इसने अपने पुत्री, उनका नाम था प्रभावती, का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीन का एक यात्री था फाह्यान। फाह्यान इसी के समय में ही भारत की यात्रा की थी। वो लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा। तो फाह्यान क्या है? ये पहला चीनी यात्री है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला चीनी यात्री कौन था? फाह्यान। और किसके समय में आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, यानी कि विक्रमादित्य। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में कुल 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कि कालिदास थे, धन्वंतरी थे और चपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु, बेताल भट्ट और घटकर्पण और बाराह मिहिर और बरुरुचि जैसे विद्वान इसमें से शामिल थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे विद्वान थे। अगला देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो मंदसौर अभिलेख जो कि वत्स भट्टी द्वारा रचित है, वत्स भट्टी द्वारा रचित है मंदसौर अभिलेख, तो भी आपको ध्यान में रखना है। इससे कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है उससे भी ये ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुई थी। द वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो वो आता है कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो जूनागढ़ का अभिलेख काफ़ी फेमस है, जो कि स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा बताता है, जिसमें कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी कि हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो ये भी अगेन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हूणों को पराजित करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त। ठीक है, तो बहुत ही जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फेम टू फेम जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइन बाय लाइन सिर्फ वही यहाँ पर रखे गए हैं। तो फटाफट पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी लीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। उसने सुदर्शन झील आप लोग जानते हैं कि जिसको कौन बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। उसका पुनरुद्धार करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि क्या थी? शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भी भेजा था। अब गुप्त काल का उत्तरार्ध देखते हैं, जो कि मेन हुए। उसके बाद जो आते हैं उनको गुप्त काल का उत्तरार्ध कहते हैं। चीनी यात्री फुंगयुन थे, जो कि 1520 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। हुएनफांग 629 ईस्वी से 45 ईस्वी तक 16 साल में भारत में रहा। हुएनफांग के अनुसार जो मगध के शासक थे नरसिंह गुप्त, उनको बालादित्य ने मिहिरकुल यानी कि हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद फिर पुरुगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त द्वितीय आते हैं, बुद्धगुप्त आते हैं, नरसिंह गुप्त आते हैं, बालादित्य आते हैं, वैन्यगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त तृतीय आते हैं, उन्होंने शासन किया। विष्णुगुप्त
गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये आपको ध्यान में रखना है विष्णुगुप्त। तो श्रीगुप्त वो फर्स्ट वाले थे और विष्णुगुप्त लास्ट शासक था जिस पर मगध ने शासन किया। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। गुप्त शासन के साथ ही मगध जो साम्राज्य था वो क्या हो गया, अंत हो गया। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस वंश के साथ में मगध साम्राज्य का अंत हो गया, तो गुप्त वंश के साथ में। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं पाल वंश में और इधर देखते हैं धर्मपाल। तो इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया और आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया। ठीक है, तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें कौन कौन से थे, पाल थे और एक थे प्रतिहार और दूसरा कौन थे, राष्ट्रकूट। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, तो ये आपको याद में रखना है। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर फिर धर्मपाल ने कन्नौज पर फिर से आक्रमण किया और इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। धर्मपाल के समय से ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर तक का कुछ क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित भी कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो वो कराई थी धर्मपाल ने, और इसने कुछ बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया था। तो विक्रमशिला महाविहार हो गया और विश्वविद्यालय हो गया भागलपुर जिले में, शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतीचक गांव में ये स्थित है। सोमपुरा महाविहार देखेंगे जो कि बांग्लादेश के नौगांव जिलों के पहाड़पुर गांव में है। इसका निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। गुजराती कवि जो फोड्डल थे, फोड्डल ने इसे उत्तरापथ स्वामी भी कहा है। उसके बाद देवपाल आते हैं जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो ये भी आपके बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, देवपाल ने जावा सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव दान में दिए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस काम के लिए देवपाल। फिर आगे आते हैं महिपाल प्रथम। तो पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसे, महिपाल प्रथम को। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपांकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रामपाल आते हैं। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसी के समय में कैवर्त विद्रोह भी हुआ था, तो ये भी आपके बीपीएससी में पूछा गया है। कर्नाट वंश इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इस वंश का संस्थापक कौन है, नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव और फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसने नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था, नालंदा और विक्रमशिला। तो नालंदा कौन बनवाया था भाई, कुमारगुप्त, और विक्रमशिला जो है कौन बनाया था, धर्मपाल। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद में रखने हैं। इसको नष्ट कौन किया, बख्तियार खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। तो आज का सेशन तो यहीं तक, मिलते हैं कल फिर जल्द ही, क्योंकि अब हमारे पास 10 डेज हैं और फटाफट इसी में हमें सारा रिवीजन कर लेना है। तो इसी में सारे वीडियोज हम आपको दे देंगे, फटाफट आप लोग रिवाइज करते चलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।